ज़रा सुनिए कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की हैं उलमा कराम ने, उसके बाद फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साथ होते हैं, उनसे बात करते हैं। जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती व तिजारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं वो गैर मशरूत जंगबंदी तक मुनक़ता करें। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद अदल हैं। आलम इस्लाम और उसकी हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं, मजम्मती बयानात जारी कर रही हैं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है नाज़रीन, ये पाकिस्तान के जय्यद उलमा कराम हैं जो फ़लस्तीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे थे। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, आज जमात इस्लामी ने लाहौर में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली, 2 दिन बाद कराची में, फिर मुल्तान और इस्लामाबाद में भी रैलियों का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा भी दीगर कई जमातें हैं जो एहतजाज कर रही हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में मुजाहिरों से कोई हल निकलेगा? हाफिज़ साहब देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि पहले भी जमात इस्लामी ने ही इनिशिएट किया था और पाकिस्तान के आवाम को मोबिलाइज़ किया था, और हम इसको अपना एक दीनी फरीज़ा भी समझते हैं और पाकिस्तान के आवाम की तरफ से समझ लें कि जो गज़ा और फ़लस्तीन के लोग हैं उनके लिए एक सॉलिडेरिटी समझते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब ये जंगबंदी हुई और फिर उसके बाद इसको इसराइल ने एक तरफ़ा तौर पर तोड़ा और फिर बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, हमारे बच्चों की जो जिस्म है फ़िज़ा में बिखर जाते हैं, तो आप सोचें कि बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी पाकिस्तान में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, ना हुकूमत, ना अपोजिशन, ना कोई जमात। फिर हमने अल्लाह का नाम लिया और फिर इस पर एक्टिविटी की, मुजाहरे शुरू किए और फिर अनाउंस भी किया ये सब। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब और दीगर मजहबी जमातें भी और दीगर जमातें भी इसमें आ गई हैं और उसके नतीजे में एक मजमूई तौर पर एक मोमेंटम बना है। 2-3 पहलू होते हैं जब हम इस तरह के सरगर्मियाँ करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं कि भाई जब वो लोग हमारे शहीद हो रहे थे, हमारी नस्ल कुशी हो रही थी और जब कोई उनके हक़ में नहीं बोल रहा था, तो हम उन लोगों में शामिल थे जो उस पर आवाज़ उठाने वाले थे। ये सबसे बड़ा हमारा जो है वो दिल से एक दाइया होता है जिसकी बुनियाद पर ये काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि अवामी जिद्दोजहद का प्रेशर होता है। हमारे मुस्लिम हुक्मरान मजमूई तौर पर इस वक्त देखा जाए तो वो अपनी खामोशी से इसराइल को ही फेवर दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी अपनी इतनी ज़बरदस्त अहमियत है, हमेशा लीडिंग रोल रहा है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ मौक़िफ़ की हद तक तो सही है कि मौक़िफ़ दे देते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी और वैसे भी, और कुछ इमदाद में ताउन कर देते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड और उसके अलावा भी दुनिया में जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ। तो ये जो अवामी दबाव हो, इसके नतीजे में हुक्मरान भी उनके ऊपर भी प्रेशर आता है और मुझे यकीन है कि ये जितना बढ़ता चला जाएगा फिर इन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है, लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। पाकिस्तान में टीवी के मौज़ूआत क्या हैं, टॉक शो के मौज़ूआत क्या हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हाफिज़ साहब साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कल इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस से जब खिताब कर रहे थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तो उन्होंने तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाने का फतवा दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए रोड मैप क्या होगा वो नहीं सामने आया। आपके नज़दीक क्या है? देखें, ये बहुत अहम बात है। ये बेसिकली इत्तेहादुल आलमी इस्लामी जो बड़े बड़े उलमाए किराम की तहरीक है, तंजीम है, जो आलम अरब में भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर यह फतवा दिया था कि इन हालात में तमाम इस्लामी रियासतों के ऊपर ये जिहाद फ़र्ज़ हो गया है कि वो जाएँ और मुसलमानों को बचाएँ जो कुछ गज़ा में हो रहा है। तो उसी को फिर हमने भी अपने उलमाए किराम से यही, आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें यही गुजारिश की थी उलमाए किराम से
कि ये सामने आएँ और उस फतवे की रोशनी में एक जो है वो रहनुमाई फरमाएँ, फतवा दें। तो कल ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम थे, तो वहाँ इस पर खासी गुफ्तगू हुई और उसका रोड मैप भी दिया। उसमें उन्होंने उन ममालिक से कि जिन्होंने इसराइल से तो तस्लीम नहीं किया, जैसे पाकिस्तान, उनके लिए तो बहुत वाज़ेह लाइन है कि इसको तस्लीम करना भी नहीं है और ऐसी किसी कोशिश को रोकना अवामी सतह पर फ़र्ज़ है। और हुकूमत की सतह पर यह काम हुकूमतों का है कि वो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए। ज़ाहिर है कि जब हमने ये बात कही उलमा इकराम ने कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी हुकूमत इसके ऊपर अपनी अफवाज से भी बात करे और दुनिया में जितने कम से कम मुस्लिम ममालिक हैं उनसे बात करें, और अफवाज का भी कम से कम मैं ये अपनी राय रखता हूँ और मैं हर फोरम पे देता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले ले कि मुस्लिम ममालिक, लाइक माइंडेड ममालिक और अफवाज हर मुस्लिम मुल्क की उनकी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला ले, तो ये सिर्फ ये इक़दाम जो है ना इसराइल को बैकफुट पे ले आने पे मजबूर कर देगा और फिर वहाँ से एक मजबूत मौक़िफ़ सामने आए और उसके बाद रोड मैप बने। तो मैं समझता हूँ कि उलमा कराम का ये काम नहीं होता कि वो जो है वो फ़ौजें आगे उतारें, उनका काम होता है रहनुमाई करना। उन्होंने एक बात कही है, मेरा ख्याल हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए। सिर्फ इन उलमा कराम का मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का मुतालबा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के 1 अरब 90 करोड़ इंसान इसी तरह सोचते हैं। तो ये जो मुस्लिम रियासतों में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन सकता है? फिर बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बनना चाहिए था, बन चुका होता तो आज इतनी हमारे कत्लेआम ना होता। यानी एक रास्ता तो बहुत पहले रोका जा सकता था और ये सिर्फ इस वक्त नहीं, आज से अगर 50 साल पहले अगर इसके ऊपर काम किया जाता, 30 साल पहले काम किया जाता, तो आज ये हालात होते ही नहीं। देखें इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल को तो शिकस्त हो गई है अमलन, 7 अक्टूबर को ही वो हार चुका है। अल-क़स्साम ब्रिगेड और हमास ने तो उसको अस्करी मैदान में तो शिकस्त दे दी, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी शिकस्त दे दी। वो तो अब बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, वो तो जेनोसाइड कर रहा है, वो लड़ तो नहीं रहा है। वो तो जब लड़ने के लिए आगे आते हैं तो जीरो डिस्टेंस से उनके टैंक उड़ा देते हैं मुजाहिदीन। ये इतनी बड़ी ताकत है उनकी कि 1 और 1 करोड़ का तनासुब है टेक्नोलॉजी में, लेकिन ईमान के और ये जो उनका जज्बा है इस्तकामत का, इससे वो इसराइल को शिकस्त दे देते हैं। लेकिन इसराइल को ये ताकत मिलती है अमेरिका से, इसराइल को ये ताकत मिलती है मुस्लिम जो ममालिक हैं उनकी बेहिसी से कि वो फिर बमबारी करते हैं, तैयारों से बमबारी करते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, फास्फोरस बम फेंकते हैं और ऐसे ऐसे बम के जिससे पूरी बॉडीज उड़ जाती हैं और वो गिर जाती हैं। आप सोचें क्या तबाही है, तकरीबन पूरा गज़ा इन्होंने मलिया मेट कर दिया। तो इसराइल को ये ताकत इसराइल से नहीं मिली हुई, अमेरिका से मिली हुई है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में अमेरिका की आशीर्वाद के लिए मुस्लिम हुक्मरान उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, और हुक्मरान तो हुक्मरान है, यहाँ तो अपोजिशन भी अमेरिका के गुलाम है। आप पाकिस्तान में मुझे बताएं ना कौन सी जमात है जो अमेरिका की मजम्मत करती है उस पर कि तुम नेतन्याहू को अपनी बगल में बिठाकर दहशतगर्दी का लाइसेंस देते हो, उन्हें असलाह फराम कर रहे हो, उन्हें बम फराम कर रहे हो, उन्हें पैसे फराम कर रहे हो कि वो हमारा नस्लकुशी करें। लेकिन कोई सियासी जमात पाकिस्तान में आप मुझे बता दें हुकूमत में और अपोजिशन में वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बाकी बातों में खतूत, लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं चलेगी। सर अब तो अमेरिका यहाँ तक पहुँच गया है कि ईरान को भी इसराइल की धमकी लगा रहा है बाकायदा तौर पर। अब मुझे ये फरमाइए कि आप, क्योंकि जमात इस्लामी समझती है कि इसराइल के मामले पर अब जंग जो है वो, जिहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुकी है, तो आपने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकातें की, इसमें तस्करा किया, उनसे क्या जवाब मिला आपको? देखें हमने अभी भी हुज्जत तमाम की है, अभी 2 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनको सारे इक़दामात भी बताए कि कैसे इसको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, डिप्लोमेटिक महाज पे क्या करना चाहिए, अस्करी वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसेज कैसे देना चाहिए। और हमने वो फतवा भी जो उलमा इकराम का उस वक्त तक था आलम अरब के, वो भी उन तक पहुँचाया और उनको हमारी तरफ से तो हमने जो एक जो फरीज़ा हो सकता है वो उन तक मुलाकात करके भी पहुँचाया है और जलसे ज़रिए से भी पहुँचाया है और एहतजाज और मिलियन मार्च करके भी पहुँचा रहे हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, अब सिलसिला ये कि जो गज़ा की पट्टी के फ़लस्तीनियों को शाम के शिमाल में बसाने के हवाले से बात हो रही है। इसराइली मीडिया बता रहा है कि गज़ा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी है। तो ये खैमा बस्तियाँ जंग के दौरान शाम के शिमाली सरहदी इलाके में कायम की गई थी। क्या ये ट्रंप मंसूबे का आगाज़ हो सकता है? वो देखिए, ट्रंप ने तो कहा कि गज़ा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और ये तो एक रियल इस्टेट के लिए बेहतरीन जगह, यानी इतना मज़ाक़ खेज़ और मकबूतुल हवास किस्म का शख्स है, इस तरह की बातें करता है और पूरी तरह से वो फेवर दे रहा है
नेतन्याहू को कि जितना चाहो जेनोसाइड करो, जितनी चाहो नस्ल कुशी करो, लेकिन ये जो इनके मंसूबे हैं कि इजिप्ट में बसा दें और जॉर्डन में बसा दें और शाम में बसा दें, ये मंसूबे ही रह जाएंगे, इसलिए कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। खुद ये ममालिक क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये 23-24 लाख लोग इस तरह से उनको घरों से बेघर कर दिया जाए? और बात सिर्फ गजा की तो नहीं है ना, इस वक्त भी तकरीबन 1 लाख से जायद लोगों को वेस्ट बैंक से भी घरों से बेघर कर दिया गया है। तो इसराइल तो ये चाहता है कि सबको ही निकाल दे, और इसराइल तो ये चाहता है कि बिलाखिर ये जो पूरा बिलादुल शाम है इन सब के ऊपर कब्जा करे, उसका तो अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है। इसलिए ये मुस्लिम हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कि मामला रुकेगा नहीं, और आज जो लोग खामोशी इख्तियार करेंगे या इसराइल का साथ देंगे अपनी खामोशी से, कल उनका नंबर भी आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कोई भी काबिल अमल मंसूबा ये नहीं है, सीज़ फायर होना चाहिए, और सीज़ फायर के साथ फिर गजा में जो भी गजा के अहले गजा हैं उनकी का घर है, उनको रहना भी चाहिए और जंग का तावान देकर उनको बसाना भी चाहिए। हाफिज साहब, हमास की जो हिकमत अमली रही है उसे आज कोई कह रहा है कि ये गलती थी, कोई कह रहा है कि अपनी ज़मीन से बचाव के लिए हिकमत अमली इख्तियार की गई थी। आप कैसे देखते हैं, क्या मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे और फिर उसके बाद गजा से मुसलमानों को दूसरी सरहदों पर मुंतकिल होना था? ये कोई प्लान हो रहा था, क्या था? नहीं, प्लान तो बहुत सारे सामने आ रहे थे ना, इब्राहिम अकॉर्ड भी सामने आ रहा था और कुछ ममालिक ने तो इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद तो ज़ाहिर हालात ऐसे नहीं रहते। देखें, ये बात समझनी चाहिए कि ये हमास का हमला कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ। आज मैंने यहाँ लाहौर में भी जो बहुत बड़ा मार्च अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, और परसों फिर कराची में है, फिर उसके बाद मुल्तान और फिर इस्लामाबाद में 20 तारीख को मैंने आज यहाँ लाहौर में भी ये बात कही कि आज से 96 साल पहले 96 ईयर्स पहले एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी 7 सितंबर 1929 को। उसमें अल्लामा इकबाल ने उसको उसमें एड्रेस किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म को ख़त भी लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि फ़लस्तीन में हमारे बच्चों और औरतों को भेड़ बकरियों की तरह ज़ुबा किया जा रहा है। ये 96 साल पहले की बात है, ठीक है, जब इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा से रजिस्टर नहीं हुआ था, सिर्फ ऐलान बाल्फर हुआ था 1917 में। उस वक्त हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा था। 1948 में मई में 50,000 के करीब हमारे लोगों को शहीद किया गया था, और लाखों लोगों को घरों से बेघर किया गया था। इसको यौम नकबा के तौर पर मनाया जाता है। पूरे उसके बाद से लेकर अब तक हज़ार लोगों को कत्ल किया गया है, हज़ारों लोगों से इसराइल की जेलें भरी हुई हैं। दुनिया में गजा को सबसे बड़ी जेल कहा जाता था, खुली जेल। ऐसी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी जगह पर अगर कोई फोर्स आकर बैठ जाए, कब्जा कर ले, तो असलहे से भी उसके खिलाफ मुजाहिमत की जा सकती है। ये मुसलमानों के चार्टर में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, UN चार्टर में लिखा हुआ है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। जब इतना वाज़े तौर पर चीज मौजूद है, जबकि हमास वो फोर्स है कि जो एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, 2006 में वो कामयाब हो गए, उन्होंने पूरे फलस्तीन में कामयाबी हासिल कर ली इलेक्शन के जरिए, और उस इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए साबिक अमरीकी सदर खुद वहां कर कार्टर साहब बैठे थे, और उस इलेक्शन में वो कामयाब हो गए। अमेरिका ने नहीं चलने दिया। जमहूरियत से अगर जमहूरी कुव्वतें सामने आए जो अमरीकी और इसराइली मफादात के खिलाफ हों, तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। डेमोक्रेटिक फोर्स हमास है, खिदमत हमास करती है, जेन्युइन फोर्स वो है, मुजाहिमत उसकी लीगल है, लेजिटिमाइज है। फिर किस बुनियाद पर कोई ये कहता है कि उसका ये एक्ट गलत था, जबकि मुसलसल उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। हमास ने तो हकीकत में इसराइल को शिकस्त दे दी, हरा दिया। वो तो बच्चों को मार रहे हैं, वो तो बमबारी कर रहे हैं, वो लड़ थोड़ी रहे हमास से तो वो लड़ ही नहीं सकते। तो ये और देखा आपने जब सीज फायर हुआ तो कहां से कैदी आए और किस तरह उन्होंने जो है वो वापस किए। तो इसका मतलब ये है कि ये फेलियर है टोटल, और यही वो आवाज है जो खुद इसराइल में उठ रही है, जो इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है। अब तो उनके नेवी और उनके आर्मी और उनके एयरफोर्स के लोगों ने बाकायदा तहरीरी तौर पर पूरी पिटीशन चलाना शुरू कर दी है नेतन्याहू के खिलाफ। तो हमास ने तो खुद वो जिद्दोजहद की है जिससे इसराइल में एक डिवीजन पैदा हो गई, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक अपना नहीं कर रहे, वरना तो इसराइल ढह जाता है इस वक्त। अच्छा हाफिज साहब, ये भी फरमाइएगा सर, मार्च में खबरें आई कि पाकिस्तानी 10 रुकनी डेलीगेशन वो इसराइल गया। मई 2022 जब PDM का पहला दौर था, उसमें भी कुछ इस तरह की इत्तलात आई कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इसराइल का दौरा किया है, और हुकूमत ने हमेशा ऐसे इक़दाम का नोटिस लिया है। अब ये फरमाइए कि इन दौरों की अहमियत कितनी होती है, और ऐसे दौरे जिसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल ना हो उसकी क्या अहमियत हो सकती है? पहली बात तो ये कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी सही वजाहत करें। ये कैसे कहते हैं कि हमें तो अखबार से पता चला कि बंदा चला गया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अगर कोई सहाफ़ी उसने इन हालात में इसराइल का दौरा किया है, और किन्हीं भी हालात में किया हो, किसी भी हालत में किया हो, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसलिए हम
क्या पूरी कौम इसको इस नज़र से देखती है कि इसमें दाल में कुछ काला है, और कुछ ऐसी लोग हैं और कोई ऐसी लॉबी है जो इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहती है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का ये कंसेंसस है, ये कायद आज़म से लेकर, कायद आज़म ने इसको मगरिब का और इस्तेमार का नाजायज़ बच्चा कहा था, और लियाकत अली खान ने तो अमरीका जब वो गए और वहाँ पर उनको कांग्रेस से खिताब का मौका मिला, तो आखिर में स्पीकर कांग्रेस ने यह कहा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि अब हम ये चाहते हैं कि चूंकि इसराइल बन गया है और पाकिस्तान और इसराइल का तो बहुत फासला भी है, कोई लेना देना भी नहीं है, आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो अमेरिका आपको ये मराद देगा और पाकिस्तान एक नया मुल्क है तो डेवलप हो जाएगा। तो लियाकत अली खान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि अवर सोल इज नॉट फॉर सेल, ये हमारी स्टेट पॉलिसी है। इस स्टेट पॉलिसी और इस कंसेंसस के खिलाफ कोई कितना भी मौसर हो, अगर जो जाएगा वो इबरत का निशान बन जाएगा। और मैं हुक्मरान तबके से ये कहना चाहता हूं कि सोचें भी नहीं कि इस तरफ कोई पेशरफ्त की जाए, वो एक्सपोज भी हों, सामने आए और बताएं कि ये था और फिर उसके खिलाफ इन्होंने कदम क्या उठाया। बिल्कुल ठीक, तभी जो है वो लोगों का इत्मीनान हो। सही। अब जरा आखिर में ना आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हाफिज साहब, मैं नहरों के मामले पर भी बात करना चाह रही हूँ। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो मजबूरी में इसकी मुखालिफत कर रही है, वरना उन्हें इस मनसूबे से कोई इशू नहीं है। ये बात तो शायद मुस्लिम लीग वालों की सही होगी कि पीपल्स पार्टी ने तो ओरिजिनली इस मंसूबे को फेवर किया था। अब चूंकि पब्लिक प्रेशर आया है सिंध में तो उसके नतीजे में वो इसके खिलाफ बात करें। हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ना, पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, और उसकी मीटिंग बुलाइए और कंसेंसस पैदा कीजिए, और फिर पहले माहिरीन का कंसेंसस पैदा कीजिए, फिर सूबों के आवाम को एतमाद दीजिए। अगर सूबा सिंध ये कहता है कि हमारा पानी कंप्रोमाइज़ होगा, तो पहली बात तो ये है कि माजी की कुछ तल्ख यादें हैं ना पाकिस्तान में, कि बताया ही जाता है कि जब तरवेला डैम बना तब भी ये बात हुई और मंगला के मौके पे भी यही बात हुई, लेकिन आज भी मंगला और तरवेला के मुतासिरीन को वो प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिली। तो जिसके नतीजे में लोग कहते हैं कि ये बातें तो करते हैं लेकिन बाद में अमल नहीं करते, पानी कंप्रोमाइज़ किया जाने लगा। अब अगर ये कहते हैं तो फिर इसकी यकीन दहानी कराएं ना, टेक्निकली बताएं कि किस तरह से ये होगा। फिर दूसरी बात ये है कि एक बेआबाद जगह को आबाद करने के लिए आप नहरें बना रहे हैं, ये पानी जाएगा कहाँ से? खुद पंजाब का पानी भी कंप्रोमाइज़ होगा ना, तो खुद ये जो जनूबी पंजाब के जो आखिर में हेड सुलेमानकी के पहले के हमारे अजला हैं, बहावल नगर है और बहावलपुर है, इन सब अजला के लोग भी एहतिजाज कर रहे हैं कि भाई आप आबाद जगह को बेआबाद करके दूसरी बेआबाद जगह को आबाद करना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पर हमें कंसेंसस चाहिए। इस पर जो है वो बिल्कुल कौम के सामने दो चार की तरह चीजें चाहिए। कंसेंसस नहीं होगा तो ये मसला पॉलिटिसाइज हो रहा है और उसके नतीजे में खुद सिंध में ये प्रॉब्लम है ना, जो एक पानी तो हमें ऐसा चाहिए जो समंदर में जाए, समंदर में जो पानी नहीं जा रहा, डेल्टा बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके नतीजे में सेम और थोर बढ़ता चला जा रहा है, जो जमीनें हैं वो बेआबाद होती चली जा रही हैं। इसके लिए क्या किया है हुकूमत ने? उसके लिए खुद पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पीपल्स पार्टी तो ये भी नहीं कर सकी कि जो पानी एंटर हो रहा है सिंध में उसको वो डिजिटाइज कर सके, देख सके, मॉनिटर कर सके कि कितना पानी आ रहा है। इतने नालायकों का टोला है ये जो सिंध के ऊपर विराजमान है, और ये सब एक ही है, ये बीटीएम पीडीएम है। बल्कि मौलाना ने तो अभी कल ही तो कहा है कि पीडीएम भी अभी तक बरकरार है, पीडीएम का सदर भी बरकरार है और पीडीएम सदर अपोजिशन में है और बाकी लोग हुकूमत में है। वो अलग बात है कि जब 26वीं तरमीम करनी हो तो सदर भी एक ही जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो कौम के साथ मजाक हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, गज़ा फ़लस्तीन के मामले पर बात कर रहे थे, इसके अलावा कुछ सियासी मामलात भी इनसे डिस्कस हो रहे थे।